हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज एक नया चैप्टर और चैप्टर का नाम है डिमांड एंड रिकवरी। सबसे पहला सवाल, ये एक थ्योरी का चैप्टर है और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इस चैप्टर के अंदर मैं आपको सब कुछ कवर करके देने वाला हूँ। यहाँ पर एकदम बताने वाला हूँ कि किस किस तरीके के क्वेश्चन हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन, ठीक है ना, हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसमें सब कुछ कवर होगा, लेकिन जितने भी अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है ना, जो मई 25 के लिए एप्लीकेबल हैं, उन सभी अमेंडमेंट के एक अलग से मैं आपको पीडीएफ दूंगा चैप्टर वाइज। ठीक है, उसके अंदर जो भी अमेंडमेंट होगी, सर्कुलर नोटिफिकेशन और अलग से भी, तो वो सब कुछ एक अलग से पीडीएफ बना के और एक प्रॉपर 3 से 4 घंटे का वीडियो बना के वो मैं आपको अलग से देने वाला हूँ, ताकि एक क्लियरिटी रहे। ठीक है, कि भाई हाँ ये अमेंडमेंट है, उसमें से कम 30 से 40 नंबर का पेपर वहां से बन जाएगा अपना, है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी हम सब कुछ कवर करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर के अंदर सबसे पहले आप एटलीस्ट कम से कम 4 बार रिवीजन करें। तो इस तरीके से 4 सर्कल लगा लें। ठीक है ना, जब पहला रिवीजन करें तो इसको भर लें, फिर दूसरा रिवीजन करें तो इसको भर लें। ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर में गाइज। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 11 क्वेश्चन हम लोग इसके अंदर करने वाले हैं, यानी कि 11 कॉन्सेप्ट से ये कह सकते हो। सबसे पहला पॉइंट यहां पर जो बता रखा है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि मान लो कोई टैक्स पेयर है, ठीक है ना, टैक्सेबल पर्सन है। जैसे मान लो मैं एक टैक्सेबल पर्सन हूं, ठीक है ना, और मैंने टैक्स नहीं पे किया, या मैंने टैक्स कम पे किया, या मैंने रिफंड ले लिया गलत, मतलब कुछ एरर करके, मतलब कुछ एरर गलत तरीके से रिफंड ले लिया। ठीक है ना, या आईटीसी बना और वो रोंगली तरीके से अवेल किया मैंने आईटीसी, या आईटीसी रोंगली तरीके से यूटिलाइज किया है मैंने। अगर ये 5 चीजें मैंने की हैं, ठीक है ना, तो क्या होएगा, प्रॉपर ऑफिसर, ठीक है ना, मुझे नोटिस दे सकता है और मेरे से डिमांड और रिकवरी कर सकता है। ठीक है ना, क्लियर है। तो जो भी मैंने टैक्स नहीं भरा है, ठीक है ना, उसकी डिमांड कर सकता है, या जो टैक्स मैंने कम भरा है उसकी डिमांड कर सकता है, या फिर मैंने रिफंड ले लिया है जबकि मेरा रिफंड बन रहा था, वो मेरे से रिकवर कर सकता है। तो इसी के ऊपर ये क्वेश्चन है, बस खत्म। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बता रखा है कि व्हेन प्रॉपर ऑफिसर कैन इशू नोटिस फॉर डिमांड एंड रिकवरी। तो ये बता रखा है, तो मैंने बता दिए हैं 5 चीजों के अंदर। ठीक है ना, अगर ये 5 चीजों में से कोई भी या सारी की सारी अगर है, तो क्या हो सकता है, प्रॉपर ऑफिसर एक नोटिस देके, ठीक है ना, मेरे से डिमांड कर सकता है और रिकवर कर सकता है। ठीक है ना, जो भी टैक्स मैंने पे नहीं किया या शॉर्ट पे किया वगैरह वगैरह, है ना। तो ये 5 चीजें कौन कौन सी है, अगर मैंने टैक्स पे नहीं किया है, ठीक है ना, या टैक्स शॉर्ट पे किया है, या फिर रिफंड किया है, ठीक है ना, रिफंड ले लिया है, रिफंड बन नहीं रहा था, ठीक है ना, आईटीसी रोंगली अवेल किया है, या आईटीसी रोंगली यूटिलाइज किया है। ठीक है, तो प्रॉपर ऑफिसर क्या कर सकता है, नोटिस देके डिमांड कर सकता है मेरे से और वो अमाउंट रिकवर कर सकता है। आई होप क्लियर है कि किस किस केसेस में प्रॉपर ऑफिसर नोटिस दे सकता है डिमांड और रिकवरी का, ये 5 केसेस में। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि पॉइंट नंबर 2। ठीक है ना, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, इसके अंदर पॉइंट नंबर 2 के अंदर मैंने सेक्शन 73 और सेक्शन 74 दोनों ही कवर कर रखे हैं, और यहाँ ऊपर लिख रखा है, आप देख सकते हो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना आप। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सेक्शन 73 और 74 क्या कहता है, देखिए। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो आरटीपी मई 29 में ये क्वेश्चन पूछा गया, एमटीपी दिसंबर 21 के अंदर ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है ना, मतलब इस आरटीपी में दे रखा है, एमटीपी में दे रखा है, 2018 की आरटीपी में दे रखा है। ठीक है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आया ये 2020 में, और भी कई जगह पे दे रखा था। ठीक है ना, मैक्सिमम जितना लिख सकता था मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन क्या है, इसमें बता रखा है कि सेक्शन 73 और 74 क्या बोलता है, मतलब सेक्शन 73 और सेक्शन 74 किस चीज में डील करता है। देखिए, सेक्शन 73 और 74 हमें बताता है, ठीक है, कि भैया अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई टैक्सेबल पर्सन है, जैसे कि मैं, ठीक है, अगर मैंने टैक्स पे नहीं किया या शॉर्ट पे किया, वही 5 केसेस जो मैंने पीछे बताए थे, उन केसेस में मेरी टैक्स लायबिलिटी किस तरीके से डिटरमाइन हो सकती है, उसका मैनर बता रखा है सेक्शन 73 और सेक्शन 74। पहली बात क्लियर हो गई होगी, आई होप क्लियर है। अब आ जाते हैं आगे। अब यहां पे बात करते हैं सेक्शन 73 की आगे और सेक्शन 74 की। अब सेक्शन 73 कहता है कि भैया सेक्शन 73 कब लगेगा, कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन ये 3 रीजन नहीं होने चाहिए, फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सुप्रेशन ऑफ फैक्ट। ठीक है ना, सप्रेशन ऑफ फैक्ट, अगर ये रीजन है तो सेक्शन 74 लगेगा। मतलब अगर ये 3 रीजन है, फ्रॉड या विलफुल मिसस्टेटमेंट या सप्रेशन ऑफ फैक्ट, अगर ये 3 रीजन है तो फिर सेक्शन 74 लगेगा।
इसका मतलब आपने जानबूझ के काम किया है ना, तो ये सेक्शन 74 लग जाएगा, अदरवाइज सेक्शन 73 लगेगा। अब सेक्शन 73 लगेगा तो यहां पर आगे चलते हैं, सेक्शन 73 लगेगा तो उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं टाइम लिमिट टू इशू ऑफ शोकेस नोटिस, शोकोज नोटिस। अब देखो प्रोफेसर क्या करेगा, नोटिस देगा, है ना। तो अब सवाल ये है कि नोटिस की टाइम लिमिट क्या है, ठीक है ना, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बहुत बार। तो याद रखना, इसका 3 महीने का टाइम होता है, इसका 6 महीने का, लेकिन ये 3 महीने और 6 महीने निकालते कैसे, मैं आपको विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है ना, अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखो कि जो भी टाइम लिमिट होती है ऑर्डर इशू करने की, उससे 3 महीने पहले की डेट, ठीक है ना, उससे 3 महीने की पहले, प्रायर लिखा हुआ है, एटलीस्ट 3 मंथ प्रायर, ठीक है ना, टू टाइम लिमिट ऑफ इशू ऑफ ऑर्डर। तो इशू ऑफ ऑर्डर करने की, ठीक है ना, जो भी टाइम लिमिट होती है, क्लियर है, ठीक है ना, उससे 3 महीने पहले, ठीक है, कि टाइम लिमिट होती है किसके लिए, शोकॉज नोटिस इशू करने अंडर सेक्शन 73, और इसमें ये 6 महीने हो जाता है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। बोलो क्लियर है। अब अगले पॉइंट में हम सीखेंगे कि टाइम लिमिट क्या है ऑर्डर के लिए। तो ऑर्डर की टाइम लिमिट, पहले हमने शोकॉज नोटिस यानी नोटिस की टाइम लिमिट पढ़ी, ठीक है, 3 महीने और 6 महीने। अब हम पढ़ रहे हैं ऑर्डर की टाइम लिमिट क्या होती है। तो इसमें 3 साल होती है, इसमें 5 साल होती है, ठीक है ना। ये कहां से होती है 3 साल और 5 साल, ड्यू डेट, एनुअल रिटर्न की जो ड्यू डेट होती है 31 दिसंबर, ठीक है ना, वहां से जो भी फाइनेंस ईयर होगा, ठीक है ना, जो भी फाइनेंस ईयर होगा जिसमें शॉर्ट पे किया या टैक्स पे नहीं किया, उसका फाइनेंस ईयर देख लेंगे। मैं भी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सिखाऊंगा एकदम प्रॉपर तरीके से, है ना। तो उसकी फिर हम क्या देखेंगे, एनुअल रिटर्न 31 दिसंबर, और उससे लेके फिर 3 साल काउंट करेंगे। आई होप क्लियर है, ठीक है ना। और इस केस में 5 साल। अब यहां पे सवाल ये उठता है कि क्या सेक्शन 73 और 74 के अंदर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है? बिल्कुल लगाई जा सकती है। सेक्शन 73 के अंदर जो पेनल्टी होती है उसमें 3 पार्ट है, और सेक्शन 74 के अंदर, ठीक है ना, जब टैक्स पे, ठीक है, किया जाता है तो कब कब पे किया है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे 4 पार्ट बना रखे हैं। तो सेक्शन 73 क्या कहता है, इफ टैक्स पेड, अगर टैक्स पे किया है कब, बिफोर इशू ऑफ शो कॉज नोटिस, मतलब नोटिस इशू करने से पहले ही टैक्स पे कर दिया है, तो फिर पेनल्टी देने की जरूरत है नहीं है, ठीक है ना। सेक्शन 73 ये कहता है। और अगर आपने नोटिस इशू कर दिया उसके बाद 30 दिन के अंदर भी पेमेंट कर दिया ना टैक्स का, तो फिर भी आपको पेनल्टी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई केस है तो 10% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर की आपको पेनल्टी देने पड़ेगी। और इस केस में क्या कहता है सेक्शन 74, सेक्शन 74 कहता है, ठीक है ना, अगर आपने टैक्स पे किया है, ठीक है ना, नोटिस इशू करने से पहले, बिफोर इशू ऑफ नोटिस, है ना, ठीक है, तो 15% टैक्स का 15% पेनल्टी देना पड़ेगा, ठीक है ना। या फिर नोटिस इशू करने के 30 दिन के अंदर अंदर तो टैक्स का 25% पेनल्टी रहेगा। या फिर ये ऊपर था नोटिस और यहां पे है ऑर्डर वर्ड, तो अगर आपने 30 दिन के ऑर्डर इशू हो गया और ऑर्डर इशू करने के 30 दिन के अंदर अगर आपने टैक्स पे किया है तो फिर आपके ऊपर 50% की पेनल्टी लगेगी। इसके अलावा अगर कोई भी केस है तो जितना आपका टैक्स रहेगा उतनी ही आपकी पेनल्टी रहेगी, यानी 100%। आई होप क्लियर है। इसके ऊपर किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आइए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने दे रखा है, ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसके अंदर क्या बोल रहा है, डिस्कस द ब्रीफली टाइम लिमिट। देखो मैंने जैसा कि बताया था कि टाइम लिमिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब टाइम लिमिट कौन सी पूछे वो भी देख लेते हैं। फॉर इशू ऑफ, यहाँ पे लिख रखा फॉर इशू ऑफ शो कॉज नोटिस, ठीक है ना, और कौन से सेक्शन के अंदर, सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74। तो सेक्शन 73 और सेक्शन 74 की टाइम लिमिट पूछिए गाइज, ठीक है ना, लेकिन कौन सी, नोटिस वाली, ऑर्डर वाली नहीं पूछी है। तो ये स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 2 था। तो बताओ कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना। यहाँ पे ये तो पेनल्टी होगी, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑर्डर की टाइम लिमिट होगी और ये होगी अपनी नोटिस की टाइम लिमिट। बोलो क्लियर है। तो यहां से लेके ये होगा, आप चाहो तो इसको यहां से लेके और यहां तक ये लिख देना, और बाद में ये टाइम लिमिट यही, ठीक है। मेन आंसर अपना कौन सा होगा, मेन आंसर अपना ये होगा। बोलो क्लियर है। आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, इस पे इसी टॉपिक के ऊपर दूसरा क्वेश्चन। यहां पे एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 6 है और आरटीपी 2019 का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं। ये कहता है अनलिस्ट सर्कमस्टांसेस फॉर विच ए सो कॉज नोटिस कैन बी इशूड बाय द प्रोफेसर अंडर सेक्शन 73, ठीक है। स्पेसिफाई द टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ सो कॉज नोटिस एंड ऑल्सो टाइम लिमिट फॉर ऑर्डर। कुल मिला के टाइम लिमिट पूछी है, ठीक है ना, किसकी, सो कॉज नोटिस यानी नोटिस की टाइम लिमिट भी और ऑर्डर की भी। और सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 73। मतलब कुल मिला के दोनों की टाइम लिमिट पूछी है। तो कुल मिला के इसमें आपको क्या करना है, सेक्शन 73 पूरा लिख देना है, पूरा चिपका दो, ठीक है। सेक्शन 73, 74 मत चिपकाना, ठीक है ना। आंसर बन गया आपका। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जो जिसमें को करने में भी बहुत मजा आता है। अब यहां पर ये क्वेश्चन है, आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कहां से उठाया मैंने, ये क्वेश्चन उठाया मैंने आरटीपी मई 2018 का क्वेश्चन है। ये आरटीपी मई 2018 का क्वेश्चन उठा के मैंने यहाँ पे चिपकाया। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं।
ठीक है ना, राजुल एसोसिएट्स हैज बीन इशूड ए सो कॉज नोटिस, ठीक है ना, नोटिस कब इशू किया गया है 31/12/2022 को अंडर सेक्शन 73, तो 73 का क्वेश्चन हो गया। ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्ट पेमेंट, शॉर्ट पेमेंट बताया ही था मैंने, ठीक है ना, सेक्शन 73, ठीक है ना, शॉर्ट पेमेंट रीजन हो सकता है, टैक्स नोट पेड रीजन हो सकता है, एरनेसली रिफंडेड हो सकता है, ठीक है ना, और 2 रीजन और बताए थे, आईटीसी रॉन्गली यूटिलाइज या आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड। बोलो क्लियर है ये 5 के 5 पॉइंट। तो यहाँ पे शॉर्ट पेमेंट का केस है, ठीक है ना, और शॉर्ट पेमेंट कब हुआ है उसका टाइम पीरियड भी बता रखा है, पीरियड कब है, ठीक है ना, ये बता रखा है 1 जुलाई 2018 से लेके 31 दिसंबर 2018। बोलो क्लियर है। आगे, इट हैज बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ द पर्सनल हियरिंग, ठीक है ना, कब, ठीक है, ये है कौन सी डेट है ये है 15 जनवरी, ठीक है, यहाँ पे डोट है, ठीक है, तो 15/1/2023 है ये, हाँ ठीक है। आगे कहते हैं एडवाइस द राजुल एसोसिएट्स एज टू व्हाट शुड बी द रिटन सबमिशन इन रिप्लाई टू सो कॉज नोटिस इशूड टू इट। चलिए इसको देखते हैं। अब देखो यहां पर आप जब आंसर बनाएंगे, इसका मैंने थोड़ा बता रखा है समझा के, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहले तो आपको क्या करना है, सेक्शन 73 का क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसने सेक्शन लिख के भी दे रखा है, क्लियर है, ओके ठीक है। तो अब आप ये भी कहोगे कि आपको ये देखो, अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहे तो आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। यहाँ पे कोई फ्रॉड की बात नहीं हुई है, ठीक है ना, तो यहाँ पे कोई फ्रॉड की बात हुई है, ठीक है, और ना ही यहाँ पे कोई विलफुल मिस स्टेटमेंट की बात हुई है, ठीक है ना, और ना ही यहाँ पे कोई सप्रेशन ऑफ एक्ट की बात हुई है। तो ये 3 केस नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग इसके अंदर सेक्शन 73 लिख देंगे पूरा का पूरा, ठीक है ना। और हमें कैसे पता सेक्शन 73, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। 3 केसों में से कोई भी केस नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए सेक्शन 74 तो लग ही नहीं सकता। ऊपर सेक्शन ने डायरेक्टली बोल भी दिया है कि अंडर सेक्शन 73 सब सेक्शन 1 है। बोलो क्लियर है। अब यहाँ पे क्या देखना गाइस, आपको सबसे पहले आपको ये देखना है कि शॉर्ट पेमेंट जो टैक्स का है वो कौन सी पीरियड के अंदर है। ये डेट देखो, जुलाई से लेके और दिसंबर की 18 की, तो इसका मतलब है आपको क्या देखना है, ये पीरियड देख लेना कि भैया कौन सा पीरियड है जिसके अंदर शॉर्ट पेमेंट या टैक्स नहीं पे किया, ठीक है। उसके हिसाब से फिर अपना फाइनेंशियल ईयर निकाल लेना। तो इसके हिसाब से कौन सा फाइनेंशियल ईयर निकल रहा है अपना 18 और 19, फिर 18 और 19 की, ठीक है ना, ड्यू डेट निकाल लेना। अब आप देखिए ड्यू डेट निकाल लेंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। तो ड्यू डेट 18 और 19 की क्या आ जाएगी, 31 दिसंबर आ जाएगी। अब मैंने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान हो, ठीक है ना, तो अंडर सेक्शन 73 जो ऑर्डर की डेट होती है, ठीक है ना, उसके अंदर क्या है होता है, टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ ऑर्डर 3 ईयर्स होती है फ्रॉम द ड्यू डेट। ड्यू डेट क्या है ये, इससे 3 साल, तो इसमें 3 साल जोड़ दो दोस्तों, ठीक है ना। 31 दिसंबर 2019 में 3 साल जोड़ोगे तो 31 दिसंबर 2022 आ जाएगा। बोलो क्लियर है, ओके। अब उस इशू उसकी टाइम लिमिट फॉर नोटिस क्या होती है, शो कॉज नोटिस, इससे 3 महीने पहले, तो इससे 3 महीने पहले जो ऑर्डर की टाइम लिमिट है उससे 3 महीने पहले, तो दिसंबर से 3 महीने पहले, मतलब दिसंबर हटा दो, जनवरी हटा, दिसंबर से पहले नवंबर हटा दो, नवंबर के बाद, ठीक है, उससे पहले वाला महीना अक्टूबर हटा दो, तो कौन सा आएगा, सितंबर। तो 30 सितंबर 2022 यह आ गई टाइम लिमिट, ठीक है ना। तो यहां तक की टाइम लिमिट आ गई। ये क्या है, नोटिस इशूड आफ्टर, ठीक है ना, इसके अंदर क्या है, नोटिस इशूड आफ्टर 30 सितंबर 2022, ठीक है ना। इसके अंदर आप क्वेश्चन के अंदर देखोगे ना, तो क्वेश्चन के अंदर जो नोटिस इशू कर रखा है ना, वो बाद में कर रखा है, ठीक है ना, बाद में नोटिस इशू कर रखा है, ठीक है, बाद में नोटिस इशू कर रखा है। कहां गया, ये रहा इशूड कब किया है नोटिस, ये रहा। ये देखो आप 31 दिसंबर 2022 को किया है, जबकि कब तक इशू करना चाहिए था, 30 सितंबर 2022 तक, तो ये तो बाद में किया है। इसका मतलब क्या होगा कि जो भी प्रोसीडिंग है वो बार्ड होगी यहाँ पे। बोलो क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 है सेक्शन 75। बहुत सारे लोग सेक्शन 75 छोड़ के चले जाते हैं, जबकि दिस सेक्शन इज एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। इसके अंदर काफी सारे पॉइंट हैं, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे मैंने कवर कर दिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये सेक्शन क्या कहता है, ये जनरल प्रोविजन की बात करता है, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम है ये, ठीक है ना, क्लियर है। अब यहाँ पे 3 पॉइंट दे रखे हैं मैंने, ये जैसे 1 2 3, हालांकि और भी पॉइंट दे रखे हैं, 4 भी दे रखा, 5 भी दे रखा। 4 5 इतना मैटर नहीं करेगा, लेकिन 1 2 3 4 तो आपको, मतलब 1 2 3 तो आपको रटे हुए होने चाहिए तीनों। पहला पॉइंट क्या कहता है, मैंने साथ साथ में लिख दिया, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, नोट शानदार बना रखे हैं, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट या पेनल्टी जो ऑर्डर में है, ऑर्डर के अंदर जो टैक्स का, इंटरेस्ट का या पेनल्टी का अमाउंट है, वो नोटिस के अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता। पहला तो ये बोल रहा है। दूसरे के अंदर क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन टैक्स शॉर्ट पेड और टैक्स नॉट पेड
शैल बी पेबल वेदर और नॉट स्पेसिफाइड इन ऑर्डर। ये कह रहा है ऑर्डर के अंदर इंटरेस्ट की पेमेंट की बात कर रखी है नहीं कर रखी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो ऑर्डर में स्पेसिफाई नहीं भी है तो भाई इंटरेस्ट तो कंपलसरी है, मैंडेटरी है यहाँ पे, ठीक है ना, पे करना ही पड़ेगा। तो ये बात ये बोल रखी है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है। और तीसरा ये प्रोविजन, इसके अंदर ये इंग्लिश भी याद करनी पड़ेगी आपको क्योंकि लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज के ऊपर कमांड होना चाहिए। वेयर एनी एपिलेट अथॉरिटी, एपिलेट ट्रिब्यूनल, कोर्ट conclude that notice issued under section 74(1) is not sustainable for the reason that charge of fraud has not been established। बोलो क्लियर है। तो प्रॉपर ऑफिसर कैन बी डिटरमाइन, तो प्रॉपर ऑफिसर क्या कर सकता है, टैक्स पेबल निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बाय डीमिंग ये मानते हुए एज इफ नोटिस वाज इशूड अंडर सेक्शन 73 सब सेक्शन 1 ये मानते हुए। बोलो क्लियर है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर इन सब तीनों पॉइंट के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है ना। 4 और 5 तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ अमाउंट ऑफ टैक्स मॉडिफाइड बाय कोर्ट ट्रिब्यूनल, तो अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी भी आपको क्या करनी पड़ेगी, मॉडिफाई करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। इफ पेनल्टी इंपोज अंडर सेक्शन 73 और 4 कोई और पेनल्टी, नो अदर पेनल्टी कैन बी लेविड, कोई और पेनल्टी आप पे लगेगी नहीं, ये बोला हुआ है। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन बना हुआ है, देखो आप, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखो यहां तक है पूरा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन इतना शानदार है और ये क्वेश्चन आपको एमटीपी फर्स्ट वाली एमटीपी जो आई थी, ठीक है ना, नवंबर 24 के अंदर, उसमें ये एज इट इज क्वेश्चन दे रखा था, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो इसको हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहले बोलता है कि डिस्कस द वैलिडिटी, आपको बताना है वैलिडिटी, ठीक है ना। जो नीचे 2 केस दे रखे हैं, इंडिपेंडेंट केसेस, जो भी इनके लीगल प्रोविजन होंगे उसके हिसाब से हर एक केस को अलग सेपरेट कंसिडर करना है और वैलिड है या नहीं है, करेक्ट इनकरेक्ट बताना है आपको। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे कहता है सीजीएसटी ऑफिसर हैड इशूड। आप देखो अगर आपने पढ़ रखा है ना कॉन्सेप्ट, तो सेम टू सेम की चिपका मिलेगा आपको, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके अंदर पहला पार्ट पढ़ते हैं। सीजीएसटी ऑफिसर क्या करता है, हैड इशूड ए नोटिस अंडर सेक्शन 74 सब सेक्शन 1 अगेंस्ट विच अपील वाज प्रेफर्ड बाय द एसएससी, ठीक है ना, जिसके अगेंस्ट अपील की गई है ना। द एपिलेट अथॉरिटी कंक्लूड दैट, ये वर्डिंग आप पढ़ो देखो, एपिलेट अथॉरिटी कंक्लूड दैट नोटिस इशूड अंडर सेक्शन इतने वाज नॉट सस्टेनेबल फॉर द रीजन चार्ज ऑफ फ्रॉड। आपको कुछ देख के समझ में आया, ठीक है ना। अब इसमें पूछ रहा है, ठीक है, नाउ द ऑफिसर विशेस टू डिटरमाइन द टैक्स पेबल बाय ट्रीटिंग द सेड नोटिस एज इफ इट वाज इशूड इतने, तो सेम तो है, इज द एक्शन ऑफ इतने इज वैलिड, ठीक है ना। तो बोलो ये देखो, या अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बिल्कुल लैंग्वेज इसने चिपका रखी है एज इट इज, ठीक है ना। तो बिल्कुल यही रीजन में लिख देना, सेम टू सेम, ठीक है ना। तो भाई ये तो वैलिड हो जाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, सीजीएसटी ऑफिसर इशू एन, ठीक है ना, एक ऑर्डर पास करता है, ठीक है ना, विच डिड नॉट स्पेसिफाई द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट में, ठीक है ना, इंटरेस्ट स्पेसिफाई नहीं कर रखा ऑर्डर में। मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन आ जाओ, देखो ये वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। मैंने अभी आपको बताया था कि ऑर्डर के अंदर इंटरेस्ट पेमेंट लिख रखा है नहीं लिख रखा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज कंपलसरी, इट इज मैंडेटरी टू पे, ठीक है ना। तो यही बात बोल रखा है इसने कि ऑर्डर में इंटरेस्ट बता नहीं रखा है। सो द एसएससी कंटेंट दैट इंटरेस्ट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है ना, एज सेड ऑर्डर इज साइलेंट ऑफ द सेम, ठीक है ना। इज द कंटेंशन ऑफ द एसएससी इज करेक्ट, नहीं भाई इनकरेक्ट है, ठीक है ना। करेक्ट कैसे हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि ऑर्डर में कुछ नहीं लिखा है इसलिए कुछ नहीं देंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं देंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है, ठीक है ना, सेक्शन 75 जन्म प्रोविजन क्या बोलता है, ठीक है ना, कि भैया इंटरेस्ट मेंशन है या नहीं है ऑर्डर में, इससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। इट इज कंपल्सरी, इट इज मैंडेटरी, ठीक है। तो बात खत्म होगी, इनकरेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे चलेंगे। अब हम करेंगे गाइस सेक्शन 76 टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पेड टू द गवर्नमेंट, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ठीक है। क्या हुआ, टैक्स कलेक्ट कर लिया, मान लो जैसे मैं हूं, मैंने किसी से टैक्स कलेक्ट कर लिया, ठीक है ना, और गवर्नमेंट को पे नहीं किया, इसकी बात कर रही है। तो यहां पे क्लियरली लिख रखा है, ठीक है ना, इस सेक्शन के अंदर कि हर एक पर्सन को, एवरी पर्सन, ठीक है ना, जो टैक्स कलेक्ट करता है, ठीक है ना, या कोई भी अमाउंट कलेक्ट करता है, ठीक है, क्लियर है, कोई भी अमाउंट क्लियर करता है तो उसको गवर्नमेंट को पे करना ही है, ठीक है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये भी हो सकता है कि मैंने गलती से कलेक्ट किया हो, ठीक है ना, या फिर जो सप्लाई थी वो टैक्सेबल ही नहीं थी, टैक्सेबल है या नहीं इससे भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आपने एक बार टैक्स ले लिया, ठीक है ना, तो वो सरकार को जमा कराना ही है टैक्स के नाम पे। अगर आपने कोई पेमेंट ले लिया या कोई भी पेमेंट आपने लिया, ठीक है, वो क्लियर है। अब ये कहता है कि जो अमाउंट आपने पे नहीं किया, अमाउंट नॉट सो पेड, ठीक है ना। अब मैंने टैक्स के नाम पे पेमेंट ले लिया, अब मैंने गवर्नमेंट को पे नहीं किया, ये कह रहा है जो अमाउंट आपने पे नहीं किया, ठीक है ना, प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, मेरे को नोटिस दे देगा, प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, नोटिस देगा और रिकवर करेगा वो अमाउंट, और साथ में नोटिस में पेनल्टी बता देगा कि भैया इतनी पेनल्टी लगेगी आप पे। बोलो क्लियर है। अब सच पर्सन मतलब मैं, ठीक है ना, सेल पे द अमाउंट डिटरमाइन अलोंग विद पेनल्टी, ठीक है ना, मतलब इंटरेस्ट। अब यहाँ पे एक सेक्शन होता है सेक्शन, ठीक है ना, 50
जो भी रेट होता है इसके अंदर 18%, ठीक है ना, डेट ऑफ कलेक्शन से लेके डेट ऑफ पेमेंट के बीच में, ठीक है ना, वो इंटरेस्ट निकाल के और जो भी टैक्स का अमाउंट था, जो भी पेनल्टी का अमाउंट था, सब कुछ मिला के, ठीक है ना, क्या करना पड़ेगा, मुझे पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे शो कॉज नोटिस की कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन ऑर्डर की टाइम लिमिट है यहाँ पे 1 साल। नोटिस से लेके ऑर्डर की टाइम लिमिट क्या है, 1 साल। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना आप। आई होप क्लियर है। आगे चलते हैं। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देख सकते हो आप, और ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, और ये क्वेश्चन कहां दे रखा है आप देखोगे तो स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 1 यही है, और एमटीपी जुलाई 2021 के अंदर भी क्वेश्चन यही था। क्लियर है। अब पढ़ते हैं इसको। मोहन एंटरप्राइज इज एंटाइटल फॉर द एग्जम्पशन फॉर टैक्स अंडर द जीएसटी लॉ, हाउएवर इट इज कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम द इट्स बायर, ठीक है ना, वर्थ 50,000। क्या कह रहा है, एग्जेम्प्ट है, ठीक है ना, एग्जेम्प्ट है जीएसटी लॉ के अंदर। फिर भी इसने क्या कर लिया, बायर से टैक्स कलेक्ट कर लिया 50,000 रुपए इन द मंथ ऑफ अगस्त। इट हैज नॉट डिपोजिटेड, और इसने जमा भी नहीं कराया, तो यही तो क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, ये देखो लिख रखा है यहाँ पे, यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रीफ द मोहन एंटरप्राइज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द कलेक्टिंग टैक्स बट नॉट डिपोजिटिंग द सेम विद द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये आप पूरा का पूरा सेक्शन 76 से चिपका दो इसमें। ठीक है ना, ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा का पूरा सेक्शन चिपका देना। बोलो क्लियर है। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे गाइज सेक्शन 77। सेक्शन 77 क्या कहता है, टैक्स रोंगली कलेक्टेड एंड पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो मैं एक टैक्सेबल पर्सन, ठीक है ना, और मैंने गवर्नमेंट को सीजीएसटी एसजीएसटी पे कर दिया। मैंने जो सप्लाई की थी ना, वो सप्लाई इंट्रास्टेट मानते हुए मैंने सीजीएसटी और एसजीएसटी मेरे को लगा कि ये इंट्रास्टेट सप्लाई है, और मैंने सीजीएसटी और एसजीएसटी सरकार को दे दिया। मैं एक टैक्सेबल पर्सन हूं। बाद में मुझे पता लगा कि ये तो इंट्रास्टेट सप्लाई है, मुझे तो आईजीएसटी पे करना चाहिए था, तो मैं क्या करूंगा, आईजीएसटी पे कर दूंगा और सीजीएसटी और एसजीएसटी रिफंड हो जाएगा मेरा। या फिर इसका उल्टा भी केस हो सकता है, वाइस वर्सा। ओके क्लियर है। और जब मैं आईजीएसटी पे करूंगा ना, तो मुझे कोई इंटरेस्ट वगैरह की भी पे करने की नीड नहीं है, यहां पे ये बोला गया। आइए देखते हैं इसके ऊपर कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, ये आरटीपी नवंबर 2020 का क्वेश्चन है। तो ये कहता है, नर्मदा एंटरप्राइज ए रजिस्टर्ड पर्सन पे सीजीएसटी एसजीएसटी ऑन ट्रांजैक्शन कंसीडर्ड बाय इट टू बी एन इंट्रास्टेट सप्लाई, हाउएवर सब्सिक्वेंटली सेट ट्रांजैक्शन इज हेल्ड टू बी इंट्रास्टेट। सेम लैंग्वेज लिख रखे। तो कुल मिला के एग्जामिन द रिकोर्स अवेलेबल विद द नर्मदा एंटरप्राइज। तो यहाँ पे पूरा चिपका देना आप। ठीक है, बोलो क्लियर है। ओके, तो आई इसको रिफंड हो जाएगा, बता देना आप। ये पूरा प्रोविजन लिख के लास्ट में आप लिख देना कि भाई नर्मदा एंटरप्राइजेज क्या कर सकती है। नर्मदा एंटरप्राइज को कोई इंटरेस्ट भी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, और वो अब क्या कर सकते हैं, आईजीएसटी पे करके उसको रिफंड मिल जाएगा। ये बात आप अपने पास से लिख देना इन द गिवन केस करके। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। सेक्शन 78 इनिशिएट ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग। इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, बिल्कुल। रिकवरी प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड अंडर जीएसटी लॉ इफ ए टैक्सेबल पर्सन, जैसे मैं टैक्सेबल पर्सन हूं, फेल्स, मैं फेल होगा टू पे एनी अमाउंट, ठीक है ना, पेबल इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर पास्ड अंडर दिस लॉ, ठीक है, विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर। कोई ऑर्डर था और उस ऑर्डर में लिख रखा था भैया तुम्हें ये पेमेंट करना है, और मैं 3 महीने के अंदर विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सच नोटिस, क्लियर है, मैं फेल होगा, मैंने पेमेंट नहीं किया। क्लियर है, यहां पे यही लिख रखा है, आप देख सकते हो कि टैक्सेबल पर्सन यानी मैं फेल होगा क्या करने में, टू पे अमाउंट पेबल इन, ठीक है, जो भी अमाउंट बोला गया था और उतने टाइम में जितना बोला गया था। बोलो क्लियर है। तो उस केस में क्या होगा, प्रॉपर ऑफिसर क्या कर सकता है, रिकवरी प्रोसीडिंग चला सकता है मेरे अगेंस्ट। क्या कर सकता है, रिकवरी प्रोसीडिंग, ठीक है ना। सीए फाइनल दिसंबर 2021 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। ओके, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 79 रिकवरी ऑफ टैक्स। इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, बिल्कुल। अब मान लो आप प्रॉपर ऑफिसर को क्या करना है, रिकवर करना है कोई अमाउंट मुझसे, तो किस तरीके से रिकवर कर सकता है, किस तरीके से वो मेरे से अमाउंट रिकवर कर सकता है। देखो, एक तो वो डिडक्शन कर सकता है, अगर किसी भी तरीके का अमाउंट मेरा टैक्स अथॉरिटी के पास पड़ा हुआ है तो वो वहां से डिडक्ट कर सकता है, या कोई मेरा गुड्स है उसको बेच के वो वहां से रिकवर कर सकता है, या कोई थर्ड पर्सन है उसमें मेरे पैसे आते हैं उससे वो रिकवर कर सकता है, या मेरी प्रॉपर्टी मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको बेच के वो रिकवर कर सकता है, या फिर मैं जहां मेरी प्रॉपर्टी है या जहां का मैं रहने वाला हूं या मैं जो बिजनेस कर रहा हूं, ठीक है ना, जहां पे मैं बिजनेस कर रहा हूं वहां उस एरिया का जो भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा ना, उस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के थ्रू, ठीक है ना, वो क्या कर सकता है, रिकवरी कर सकता है। क्लियर है। या फिर क्या कर सकता है, बॉन्ड और इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, एग्जीक्यूट करवा के रिकवर कर सकता है, ठीक है ना। सीजीएसटी एरियर कैन बी रिकवर्ड एज एन एसजीएसटी एरियर ऑल्सो, ठीक है ना, एरियर ऑफ एसजीएसटी एंड वॉइस वर्सा। ये पॉइंट आप बस थोड़ा लर्न कर लेना। क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ये देखिए, स्टडी मेट का क्वेश्चन भी है ये, और साथ में एमटीपी 2019 का क्वेश्चन है।
ब्रीफली डिस्कस मोड ऑफ रिकवरी ऑफ टैक्स। तो मोड ऑफ रिकवरी ऑफ टैक्स मतलब रिकवरी ऑफ टैक्स। तो ये सारे के सारे पॉइंट लिख देना आप, ठीक है ना, बात खत्म। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइज? सेक्शन 80। सेक्शन 80 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब इसमें क्या है? पेमेंट ऑफ टैक्स इन इंस्टॉलमेंट। देखिए हर एक कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए, ठीक है। हम लोग बहुत डीप में पढ़ेंगे तभी जाके 100% सिलेबस कवर होगा, और एग्जाम के अंदर हर पॉइंट हम देखेंगे तो लगेगा कि चलो ये पढ़ रखा है, मेरे को आता है। अगर हम छोड़ के जाएंगे तो वहां पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और हमें लगेगा कि कुछ आउट ऑफ सिलेबस आ रखा है, ऐसा लगेगा, है ना, ठीक है ना। जबकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि आप डिटेल में कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते, तो पढ़ना बहुत जरूरी है। आप डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ें, उसके बाद कंपाइलर के सारे क्वेश्चन आपसे खुद ही बन जाएंगे, क्लियर है। और वैसे साथ साथ में मैं बता ही रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन हर एक टॉपिक पे बने हुए हैं या बन सकते हैं। पेमेंट ऑफ टैक्स इन इंस्टॉलमेंट। सवाल यह है कि क्या टैक्स का पेमेंट इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं? कमिश्नर अलाउ करे तो ऐसा हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 24 इंस्टॉलमेंट हो सकती है। और अगर किसी ने डिफॉल्ट कर दिया एक इंस्टॉलमेंट में भी, तो फिर उसको बाकी का बचा हुआ पूरा अमाउंट पे करना पड़ेगा। लेकिन ये फैसिलिटी सेल्फ असेसमेंट टैक्स के केस में नहीं है। हालांकि यहां पर कुछ बता रखा अलग से स्टडी मैट के अंदर, ठीक है, कि ये फैसिलिटी कब कब अलाउड नहीं है। तो ये 3 केसेस में ये फैसिलिटी अलाउड नहीं है, ठीक है ना। ये नवंबर 2024 के क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा था, ठीक है। तो यहाँ पे 3 केसेस में बता रखा है। जैसे कि बता रखा है कि टैक्सेबल पर्सन ने अगर कोई डिफॉल्ट कर रखा है, ठीक है ना, बोलो क्लियर है। टैक्सेबल पर्सन हैज ऑलरेडी डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है, क्लियर है। अगर मैंने ऑलरेडी मतलब डिफॉल्ट कर रखा है, ठीक है ना, पेमेंट करने में। टैक्सेबल पर्सन हैज नॉट अलाउड टू मेक पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना। प्रीसीडिंग ईयर में क्या है? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, मेरे को अलाउड था ही नहीं, तो फिर नहीं होगा, है ना। ओके, अमाउंट देखना पड़ेगा, फैसिलिटी के अमाउंट अगर 25,000 से कम है तो भी अलाउड नहीं होगी ये फैसिलिटी, क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। सेक्शन 81। सेक्शन 81 क्या कहता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी वॉइड इन सर्टेन केसेस। ये कहता है अगर कोई भी व्यक्ति, ठीक है ना, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है तो कुछ केसेस में वो वॉइड मानी जाएगी, ठीक है ना, क्लियर है। अब मान लो कोई व्यक्ति, जैसे कि मैं हूं और मेरे से कोई ड्यू बचा हुआ था, मुझे जो है टैक्स का पेमेंट करना था, ठीक है ना। तो अब क्या है कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी कि भैया कहीं प्रॉपर्टी में बात में ऐसा कुछ है ना। तो ये कह रहा है कि उस केस में क्या होगा? सेक्शन 81 क्या बोलता है? वेर ए पर्सन आफ्टर एनी अमाउंट हैज बिकम ड्यू फ्रॉम हिम, क्लियर है। और क्या करता है वो व्यक्ति? क्रिएट ए चार्ज ऑन प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू हिम बाय वे ऑफ, ठीक है ना, क्रिएट ए चार्ज प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू हिम, ठीक है ना। एक घर था मान लो मेरे नाम में, है ना, प्रॉपर्टी थी कोई, तो मैंने क्या कर दिया? सेल कर दिया, मॉर्टगेज कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, या कोई और तरीके से ट्रांसफर कर दी प्रॉपर्टी। तो ऐसे केस में ना वो ट्रांसफर वॉइड माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मेरा मकसद दिख रहा है वो अलग से दिख रहा है कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू को नुकसान हो रहा है, क्लियर है। गवर्नमेंट के रेवेन्यू को नुकसान हो रहा है, ठीक है, और मैं अपना पेमेंट बचाना चाहता था, उसके चक्कर में ऐसा हुआ है, तो इसलिए क्लियरली दिख रहा है। तो इसलिए ना ये जो ट्रांसफर है ये वॉइड बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हाउएवर, ठीक है ना, ये जो ट्रांसफर है ये वैलिड भी हो सकता है, लेकिन वैलिड कब होएगा? ठीक है ना, यहाँ पे क्लियरली बता रखा है, ठीक है ना। कब हो सकता है? अगर एडुकेट कंसिडरेशन के बदले में मैंने जिस व्यक्ति को ट्रांसफर किया उसने मेरे को पैसे दिए, ठीक है ना, ओके, और या फिर गुड फेथ में हुआ है ऐसा, ठीक है ना, और कोई नोटिस वगैरह भी पेंडिंग नहीं है प्रोसीडिंग का, या फिर मैंने प्रॉपर ऑफिसर से पहले ही परमिशन ले ली है। अगर ये सब केसेस हैं तो फिर इसका मतलब क्या है? वो वैलिड हो सकता है। बोलो क्लियर है। इसके ऊपर भी आरटीपी और एमटीपी के अंदर 22-23 में क्वेश्चंस बने हुए हैं, क्लियर है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या कहता है? सेक्शन 83। सेक्शन 83 बात करता है प्रोविजनल अटैचमेंट की। प्रोविजनल अटैचमेंट टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू इन सर्टेन केसेस। ओके, अब इसके अंदर क्या होता है कि जो कमिश्नर है अगर उसका ओपिनियन ये है क्या कि भैया गवर्नमेंट के रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जरूरी है, ठीक है, क्या जरूरी है, ठीक है, कि प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए, ठीक है ना, और वो ऑर्डर दे देगा फिर रिटर्न में, ठीक है ना, कि भैया इस बंदे की प्रॉपर्टी को अटैच करो और साथ में इसका बैंक अकाउंट भी हो सकता है, ठीक है ना। और ये वैलिड कब तक रहेगा? ठीक है ना, ये 1 साल तक, जो भी ऑर्डर होगा ना उसके 1 साल तक वैलिडिटी रहेगी। बोलो क्लियर है। वेयर प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी की नेचर कैसी है, पेरिशेबल या हजार्ड्स है, ठीक है ना, नेचर क्या है, तो फिर क्या है, जो टैक्सेबल पर्सन है ना, जैसे कि मान लो मैं टैक्सेबल पर्सन हूं, तो ये जो भी नीचे अमाउंट दे रखी है 2 केसेस में, ये वाला केस और ये वाला केस, इनमें अमाउंट निकालेंगे और विच एवर इज लोअर, जो भी लोअर अमाउंट होगा वो अमाउंट अगर मैं पे कर दूंगा तो मेरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी, ठीक है ना, क्लियर है। ओके, टैक्सेबल पर्सन में फाइल ऑब्जेक्शन, मैं ऑब्जेक्शन भी फाइल कर सकता हूं अटैचमेंट के अगेंस्ट किसी भी टाइम पे, एनी टाइम पे। बोलो क्लियर है। आगे चलते हैं। अब ये है लास्ट क्वेश्चन।
सेल्फ असेसमेंट टैक्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ठीक है ना। ओके, काफी सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं, कंपाइलर में देखोगे तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। सेल्फ असेस्ड टैक्स ये क्या कहता है, ये कहता है मान लो सेल्फ असेस्ड टैक्स, मैंने सेल्फ असेस्ड टैक्स निकाला, ठीक है ना, और पे नहीं किया 30 दिन के अंदर अंदर, जो पेमेंट ऑफ टैक्स जब करना चाहिए था ना उसकी ड्यू डेट के 30 दिन के अंदर अंदर मैंने पे नहीं किया, तो मेरे ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। कितनी पेनल्टी लगेगी, 10% ऑफ टैक्स एंड 10,000 विच एवर इज हायर। बोलो क्लियर है, ठीक है। ओके, यहां पर किसी तरीके की नोटिस की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, बाकी इसके ऊपर आरटीपी मई 2020 और एमटीपी जुलाई 2021 के अंदर क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से याद कर लो। इसके अलावा आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बस ये 2 पैराग्राफ याद कर लो, पेनल्टी याद कर लो और ये याद कर लो, ठीक है ना, कि भैया टैक्स था, सेल्फ असेस्ड टैक्स बना था और 30 दिन के अंदर पे नहीं किया। 30 दिन कहां से, ड्यू डेट, और ड्यू डेट मतलब जो पेमेंट ऑफ टैक्स की जो भी डेट है, ठीक है ना, वो बता रखी होगी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। तो पेनल्टी क्या लगेगी, 10% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवरेज हायर, लोअर मत कर देना। आई होप क्लियर है। तो यहां पे अपना सारे के सारे पॉइंट खत्म हो जाते हैं। तो आई होप क्लियर है, एकदम अच्छे से मैंने फुल कवरेज करा दिया है। जो भी अमेंडमेंट है, जो भी सर्कुलर और नोटिफिकेशंस हैं जो मई 25 के लिए एप्लीकेबल होंगी, उसका अलग से मैं तैयार कर रहा हूं, अलग से पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा आपको, और उसका 3 से 4 घंटे का अलग से वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप उसको बार बार रिवीजन कर सको, और उसमें से 25, 30 या 40 नंबर तक की कवरेज जो रहेगी, ठीक है ना, वो आपको एकदम अच्छे से आ जाए, ठीक है ना। उसको मैक्सिमम टाइम आपको रिविजन करना है, इसलिए बिल्कुल इस तरीके से काम कर रहा हूं मैं। क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही गाइज, और मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।